A sum of rupees 2800 is divided into two parts in such a way that the interest on both the parties equal. हमें 2800 के सम को इस टाइप से डिवाइड करना है कि उन पे जो इंटरेस्ट लगे वो क्या लगे, इक्वल लगे। क्या लगे, इक्वल लगे। इफ द फर्स्ट पार्ट इज लेंट एट 9% पर एनम फॉर 5 years, उसमें से जो एक पार्ट रहेगा वो 5 साल के लिए 9% पर एनम के हिसाब से क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करेगा। और जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा वो 6 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, इतने टाइम के लिए या फिर क्या लिया गया है, वो अमाउंट लिया गया है। फाइंड द टू सम, दोनों सम बताना है। अब देखो एक तरीका तो सबसे बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि सम करके देखो क्या 2800 हो रहा है, क्या सम का 2800, ये भी हो रहा है 2800, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो यहां से कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे समेशन भी अलग दिया जाता है, तो वहां से ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका जो बिल्कुल बेसिक तरीका है वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारे पास 2800 रुपए। अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। हमने बोला कि एक पार्ट है x रुपीस का, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 2800 माइनस x रुपीस का। इतने रुपीस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इतने रुपीस पे, क्योंकि इन दोनों का समेशन क्या हो रहा है, 2800 हो रहा है, 2800 में से एक निकला x, तो बचा क्या 2800 माइनस x। तो पहले पार्ट पे क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा 1 का, ये बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ पार्ट सेकंड। यही तो बोला है ना क्वेश्चन ने, ऐसा ही बोला है। तो अब प्रिंसिपल क्या है इसमें, x अमाउंट कितने रुपए के लिए, 9, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये बराबर हो जाएगा इसके, ये क्या है 2800 माइनस x मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, यहाँ पे रेट कितना है 10, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसल, 100 से 100 कैंसल। हमने बोला x अपॉन 2800 माइनस x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5। अब देखो यहां से समझने वाली दो चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने के हमेशा एक से ज्यादा तरीके होते हैं। एक होती है ट्रिक वाली, शॉर्टकट वाली मेथड, और एक होती है बिल्कुल बेसिक मेथड। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाइम बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक से नहीं चलते हुए हम लोग आसानी से क्या करेंगे, दूसरी मेथड से भी आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर हम इसे एनालाइज करें तो यहां से एनालाइज करना बहुत अच्छी चीज है। वहां से अगर हमने कहीं भी चीज में एनालाइज कर लिया किसी भी क्वेश्चन में, तो ये हमेशा काम आने वाली है हमें। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो x क्या है पहला पार्ट, 2800 माइनस x क्या है दूसरा पार्ट। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे हो गई। अब जहां पे ये क्या है 10 इंटू 6, वहां देखो 9 इंटू 5। इतनी बात क्लियर हो रही है? एक तरीका यहां से क्या है, देखो इसे सॉल्व कर ले हम लोग। हमने लिखा इज इक्वल टू 60 और 45, 60 और 45 ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 3x और ये प्लस 4x आ जाएगा इधर से, और ये 2800 इंटू 4 हो जाएगा ये, तो यहां से 7x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2800 इंटू 4/7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 400, तो 1600 आ जाएगी। x की वैल्यू 1600, तो 2800 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये 1600 रुपए हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपए। तो आंसर आ गया 1600 और 1200, 1600 और 1200। एक चीज तो यहां से। अब दूसरी चीज हमने ये नोटिस की कि हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा और जो सेकंड पार्ट रहेगा, उनका रेशो क्या रहेगा, उनका रेशो फर्स्ट पार्ट है हमने क्या माना, देखो 9 और 5 वाला है, इनवर्स हो गया। सेकंड पार्ट हमने ये माना, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या हो गया 6 और 10 ऊपर आ गया, इनवर्स हो गया मतलब। तो फर्स्ट पार्ट पर सेकंड पार्ट। अब ये क्या है, देखो 10 क्या है यहाँ पे परसेंट है, और यहाँ पे 9 क्या है परसेंट, रेट है मतलब। तो ये R2/R1, और ये क्या है देखो यहाँ पे
6 ईयर्स क्या है, सेकंड वाले के लिए है, तो सेकंड वाले के लिए आ जाएगा ये T2 इंटू T1। बात समझ में आ गई। तो एक कॉन्सेप्ट हमने यहां से ये सीखा कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग इतना सब कुछ सॉल्व ना करते हुए हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको जो आंसर दिया गया है उसमें एम्बिग्यूटी का केस आ जाए, इसका मतलब कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। क्योंकि यहां पे R1 R2 T2 R1 T1, मान लो कि यहां पे रेशियो कितना आ रहा है, देखो हमारा 4/3 आ रहा है रेशियो। क्या ये 4/3 के रेशियो में है? बिल्कुल है। क्या ये 4/3 में नहीं है? 1/1 रेशियो। इनका रेशियो 13/15, इनका रेशियो कुछ और आएगा, 9/5 आएगा। लेकिन जो 4/3 रेशियो वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो 4/3 का। कैसे कैसे हो सकता है ये? मान लो वहां क्या दिया हो, 20,000 दिया हो, एक ऑप्शन दिया हो 20,000। मान लो यहां नीचे लिख लेते हैं हम लोग। एक ऑप्शन क्या दिया हो हम लोगों को, ई वाला ऑप्शन दिया हो 20,000 दिया हो, और क्या दिया हो 15,000 15,000। अगर ऐसा दिया हो, अब कोई बोलेगा ये भी तो किसमें रेशो में है, 4:3 में है, 4:3 में है। हाँ 4:3 में है, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि इनका समेशन 35,000 आ रहा है, हमारा कितना है 2800, और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है हम लोगों के पास 3500 आ रहा है। कितना आ रहा है 3500 आ रहा है। तो ये चीज मैच हो रही है क्या? दो कंडीशन मैच होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले देखो कि समेशन हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन देखते ही समेशन देखो कि समेशन हो रहा है कि नहीं। अगर समेशन नहीं हो रहा है तो कैंसिल करो, अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से देखेंगे क्या उनका रेशियो इतना आ रहा है, फर्स्ट बाय सेकंड। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तब का केस है ये, ठीक है। तो R2 T2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T1 इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। तो यहां तो डायरेक्ट निकालो। अगर यहां से देखो, यहां से अगर हमने सोचा कि x अपॉन 2800 माइनस x इतना मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1600 और 1200 आंसर लेके आएंगे। अगर हम डायरेक्ट ही सोच लेते क्या कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रेशियो देखो फर्स्ट और सेकंड का। ऐसा भी नहीं सोचना है तो ऐसा भी मत देखो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो देखो। अगर ऑप्शन में 1600 1200 है, अगर ऑप्शन में 1200 और 1600 होता तब हम लोग देखते कि किसमें किसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है नहीं करना है। नहीं तो कुछ नहीं करो, दोनों का मल्टीप्लाई, रेट इंटू एन, 45 और 60। 45 और 60 कितना होगा? 3:4 होगा या 4:3 होगा? दोनों में से कुछ एक होगा ना, दोनों में से कुछ एक होगा। अब दोनों में से कुछ एक होगा तो यहां पे तो 4:3 बन रहा है, तो हमने टिक लगा दिया, क्योंकि 3:4 तो बन ही नहीं रहा है ना कहीं भी। अगर वो बनता तब हम ध्यान देते कि हमारा आंसर इनवर्स में कौन सा आ रहा है, पहला कौन सा है, पहले वाले के केस में दूसरा, दूसरे वाले के केस में पहला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1600 और 1200। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमेशा काम आएगा टाइम बचाने के लिए। Shraddha got some amount of money from her father. In how many years will the ratio of money and the interest obtained from it be 10:3 at the rate of 6% simple interest per annum? 7, 4, 5 या फिर 3 years। देखो बोला गया है कि श्रद्धा ने क्या किया, कुछ पैसे अपने पिताजी से लिए, पिताजी से कुछ पैसे लिए। अब बोला गया है कि कितने साल बाद जो उसने पैसे लिए थे वो, और जो इंटरेस्ट उस पर क्या होगा, जनरेट होगा, किसके रेट से, 6% के रेट से, वो कितना हो जाए 10:3 हो जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? मान लो उसने x रुपीस बोरो किए थे, है ना, इतने रुपीस उसने लिए थे। अब बाद में इंटरेस्ट हो गया उसका, सिंपल इंटरेस्ट मान लो कितना हो गया, y रुपीस, कितना हो गया, y रुपीस हो गया। अब इन दोनों का रेशो, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया था, अब x अपॉन y कितना हो गया, 10/3 हो गया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल अपॉन SI, है ना, प्रिंसिपल अपॉन SI। अब SI का फॉर्मूला क्या है, देखो P इंटू R इंटू T/100। सिर्फ लैंग्वेज को समझने का खेल है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट 3 है, हमने बोल दिया 3 है, 10/3 मतलब 3 बोल दिया, और P को हमने बोल दिया 10, रेशो में है तो रेट हमें पता है 6, टाइम हमें नहीं पता निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा कैंसल। तो T बराबर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद ऐसा होगा,
बात समझ में आ गई? क्लियर है? 5 साल के बाद बिल्कुल आसान है। अगर हम ये चीज नहीं भी लिखना चाहें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, इसे हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, बस समझना ये है कि किस किस का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ मनी। कौन सी मनी? जो उसने लेंट ली है, जो उसने अपने पिताजी से ली है, वो वाली मनी। अब वो कौन सी मनी ली होगी? जिसपे इंटरेस्ट लग रहा होगा। अब इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। मतलब वो अमाउंट क्या रहा होगा? प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। और इंटरेस्ट की बात की है ना उसने, एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन। अब जरूरी नहीं हर बार सिंपल लिखे, वो इंटरेस्ट ऑब्टेन सिंपल इंटरेस्ट की बात करे तो इंटरेस्ट लिखा उसने, और यहां पे और बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 10:3। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10 है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10 है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 हो जाएगा। वहीं से हमने क्या निकाल लिया? टी बराबर 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, 800 rupees becomes 956 rupees in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will 800 become in 3 years? मतलब 800 कितना हो जाएगा 3 साल के बाद? मतलब यहां पे हमें क्या बोला गया है कि यहां पे 800 प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए यहां पे अमाउंट चाहिए। अमाउंट चाहिए, उसके लिए हमें रेट पता होना चाहिए। अब रेट यहां पे बताया गया 4% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में कितना रेट इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इनिशियल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पता रहेगी तभी उसमें 4 ऐड करने के बाद फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगेगा। उसके लिए हमें इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना पड़ेगा। अब वो कहां से लगाएंगे? हम पहली वाली कंडीशन से, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में देखो बोला गया है कि 800 रुपए जो है, जो 800 रुपए हैं, मतलब ये प्रिंसिपल हो गई, ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मतलब ये जो होने वाला है वो अमाउंट हो जाएगा बाद में फाइनल वैल्यू। तो हमने पढ़ा है कि अमाउंट क्या रहेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट पता है क्या? नहीं पता। टाइम पता है क्या? 3/100। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 956/800, और इसे हम 100 + 3r लिख देंगे एलसीएम लेके। तो यहां से क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो क्या आएगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचेगा 76, 8 9 जा 72, बचेगा 4। तो 0.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू r। ये आ जाएगा रेट। अब रेट कितना आ जाएगा? ये 19.5/3, 19.5/3 कितना आ जाएगा? 19.5/3%। कितना आ जाएगा? ये 6.5%। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था, ये पहले वाला है। बाद में कितना हो जाएगा? ये बाद में r प्लस 4, 4% बढ़ गया ना, इंक्रीज बाय 4%, 4% से इंक्रीज हो गया 6.5। अगर यहां इंक्रीज्ड टू बोला गया होता तो, अगर यह इंक्रीज्ड टू बोला गया होता तो इतना हो चुका है, वो 4 आ जाता डायरेक्ट, हम ऐड नहीं करते। तब इंक्रीज 2 हो गया, मतलब पहले 2 होगा या 1 होगा या 3 होगा, उससे 4 हो गया है। तो फाइनल अमाउंट ही दिया गया है अगर 2 लिखा है तो, लेकिन बाई लिखा है तो इतने से बड़ा है। पहले r था तो बाद में 4 से बड़ा है। कितना हो गया? 10.5, 10.5%। अब ये रहेगा रेट। अब यहां पे देखो अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। अब प्रिंसिपल क्या है? 800 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 10.5। कितने टाइम की बात की गई है? 3 साल की, डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम ले लेंगे तो 100 से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100 प्लस ये आ जाएगा 31.5। ये कितना आ जाएगा? 131.5 इंटू 8। ठीक है, 131.5 इंटू 8। अब क्या करें? अब देखो 0.5 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 5 से 40, मतलब 4 बचेगा, 4 हो जाएगा। और इसे करेंगे तो 8 1 जा 8 प्लस 8 3 जा 24, कैरी 2 1048 प्लस 4। हमने क्या किया? ऐसे ब्रेक कर लिया, मतलब हमने लिखा 131 प्लस 0.5 इंटू 8। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 0.5 इंटू 8, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? 1052 रुपीज। कितना आ जाएगा?
1052 रुपीज। तो काम क्या है, पहले रेट निकालो, रेट निकालने के बाद 4% से बढ़ा है तो हो कितना गया इतना, तो यहां से अमाउंट निकाल लो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रमन पेड अ सम ऑफ ₹13,300 एज इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर्स। 9 साल के बाद उसने कुछ अमाउंट बोरो किया होगा, तो 9 साल के बाद उसने इंटरेस्ट कितना दिया है, 13,300 रुपए किसी सम के ऊपर, सम मतलब प्रिंसिपल के ऊपर। ही हैड बोरोड अ सर्टेन सम, उसमें से उसने कुछ अमाउंट 6% पर एनम के लिए लिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। उसमें से कुछ अमाउंट उसने 9% पर एनम के लिए लिया 3 साल के, और जो बचा हुआ टाइम कितना हो गया, 3 + 2 5, 5 9 - 5 4, मतलब 4 साल के लिए उसने 14% पर एनम के हिसाब से क्या लिया है, बचा हुआ अमाउंट लिया है। अब व्हाट वाज द बोरोड सम, है ना, व्हाट वाज द बोरोड सम, बात समझ में आ गई, कितना सम उसने लिया है। इसका मतलब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर 6% पर एनम के लिए 2 साल के लिए, 9% पर एनम के लिए 3 साल के लिए, और 14% पर एनम के लिए 4 साल के लिए उसने क्या किया है, बोरो किया है। बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल यहाँ पे सेम है उसी अमाउंट के ऊपर, बात समझ में आ गई। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या होता है, P × R × T/100 होता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, क्या टाइम सेम है, नहीं, क्या रेट सेम है, नहीं, लेकिन कॉमन क्या निकल के आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल, क्योंकि P1 R1 T1/100 प्लस P2 R2 T2/100 प्लस P3 R3 T3/100, प्रिंसिपल सेम है तो कॉमन निकालेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग लिखेंगे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। बात समझ में आती है, क्लियर है इतना। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 13,000, हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना, 13,300 रुपए। अब यहां से प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो हमने लिखा P/100। अब रेट 1 R1, रेट 1 कितना है, R1 6 इंटू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर 9% पर एनम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब 3 2 5 हो गए, मतलब 9 साल में से 5 साल हो गए, बचे कितने, 4 साल। 4 साल के लिए उसने 14 × 5 इतने के लिए लिया है। बात समझ में आ रही है, कितना होगा ये, 12 प्लस 27 प्लस 70, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13,300 और ये है 100। अब यहां से अगर सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा 13,300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, 27 प्लस 27 97 प्लस 97 प्लस 12, है ना, 97 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 109, कितना हो जाएगा ये, 109। बात समझ में आ गई, यहां से क्लियर है इतनी बात। 14 × 5 70, 9 3 27, 6 2 12, क्लियर है। 6 × 2 9 × 3, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा, ये 4 क्यों होगा, 4 साल बचे ना, तो 14 4 56, 56 प्लस 12 68, 68 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 95, कितना हो जाएगा ये 95, तो ये आ जाएगा 95। अब अगर इसे कैंसिल करें हम लोग, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीस, अगर इसे कैंसिल करें हम लोग तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 19 टाइम्स 5 से कैंसिल किया तो 52660, है ना। अब 2660 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखो 266 डिवाइडेड बाय 19, 19 1 = 19, 76 बचेगा 4 टाइम्स 76, मतलब ये हो जाएगा 140, 140 × 100 प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज, 14,000 रुपए। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से, है ना। अगर थोड़ा सा भी फॉर्मूला हम लोग रिकॉल कर लें तो यहां से किसी भी टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हम लोगों के पास ये रहा, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग कर लेंगे। देखो एवरेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी अगर हम लगा ले तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे एवरेजिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास ऐसा फॉर्मूला है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आसानी से, देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट आंसर निकल गया। फॉर्मूला याद है तो हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कहते हैं हम लोग, यहां से हमें टफ पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेजिंग कर लेंगे। एवरेजिंग कैसे कर लेंगे, जब हमारे पास देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो मेन फॉर्मूला होता है P × R × T। हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें टाइम पता है 9 साल, 100 हमें ऑलरेडी पता है, बचा क्या, रेट।
रेट की बात करते हैं। अगर रेट की बात करें हम लोग तो यहां पे देखो, अगर हम एवरेजिंग कर दें, एवरेजिंग से क्या हो जाएगा, 9 साल का एवरेज आ जाएगा कि एवरेज इंटरेस्ट कितना बन रहा है। यहां से जो वैल्यू आएगी अलग अलग करके वो हम एक वैल्यू बना लेंगे और वहां से P इंटू आर इंटू टी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। एक बार देख लेते हैं।